ज्ञानपुर नाम का एक गांव था जहां एक 75 साल की बूढ़ी अम्मा रहती थी जिनका नाम था विद्यावती। वैसे तो उनके परिवार में कई लोग थे, पर सारे ही उनके नाम की जमीन और जायदाद के पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए उनकी बखूबी सेवा करते। एक दिन बूढ़ी अम्मा के पैर 7 साल का टिंकू दबा रहा था और तब टिंकू बोला, दादी, मैं आपके पैर पिछले 1 हफ्ते से रोज दबा रहा हूँ। अब आप बताइए कि मेरे पास कितनी जमीन आएगी? भक्त शरारती, पूरा का पूरा घर मुझसे बस जमीन और मेरी पुश्तैनी जायदाद के लिए प्यार करता है, वरना कोई मुझे पूछे भी ना। टिंकू वहाँ से जल्दबाजी में भाग गया। विद्यावती अपने कमरे से बाहर बगीचे की ओर जाने लगी। तभी उनके सबसे छोटे बेटे वरुण ने कहा, कहाँ जा रही हो माँ? चलो मैं तुम्हें छोड़ाऊं। आज आपका भोजन हमने बाहर तख्त पे लगवा दिया है। ठंड का समय है, बाहर धूप में बैठकर भोजन ग्रहण कर लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मुझे ले चलो। वरुण अपनी माँ विद्यावती को प्यार से उनको तख्त में बिठा देता है और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। एक मेरा तू ही सबसे अच्छा बेटा है, जिसे कोई लालच नहीं है। तू मेरी कितनी सेवा करता है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे और तेरा संसार अच्छा हो। मेरे पास आपका आशीर्वाद है माँ। मेरा संसार भगवान और आपकी असीम कृपा से बहुत अच्छा है। वरुण 40 साल का कुंवारा था। दिन भर मेहनत करके वो अपनी माँ का ख्याल रखता था, लेकिन इस बात से वरुण के बड़े भाई रमाशंकर हमेशा जलते थे। देखा तुमने भाग्यवान, वरुण कैसे माँ को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा रहा है। वही तो, मैं भी वही कह रही हूँ। सारी जमीन जायदाद वरुण देवर जी के नाम हो जाएगी और आप सबका मुंह देखते रहेंगे। इतना सुनते ही रामाशंकर ने अपने भाई वरुण से कहा, अब और नहीं, बस हुआ। मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि इस घर का बंटवारा हो जाए और मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आप पूरे परिवार के साथ खुश नहीं हैं? मुझ में अब और ताकत नहीं है। मैं बस तुम दोनों का मुंह भी नहीं देखना चाहता। ये सारी बातें उस वक्त विद्यावती सुन रही होती है और वो अपने बड़े बेटे की बातें सुनकर सहमत होती है। गलती मेरी ही है बेटा। इसी घर के आंगन में मैंने तुम्हें तुम्हारी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, तुम्हें खेलने के लिए खिलौने दिए, तुम्हें बोलना सिखाया, और अब जब तुम चलना, बोलना और खेलना सब सीख गए हो तो मेरे और अपने छोटे भाई के जीवन के साथ खेल रहे हो। हैं? बहुत खूब। इससे पहले कि रमाशंकर कुछ कह पाता, वहाँ पर एक वकील घर और जमीन के कागजात लेकर आया। आओ वकील साहब, कहिए क्या बात है? जैसा कि हमें पता चला है, सारी धन दौलत तुम्हारे पिताजी घर के बड़े बेटे यानी तुम्हारे नाम पर कर चुके हैं और वरुण के नाम एक छोटी सी कुटिया है बस, जो एक बगीचे के किनारे है। जैसे ही वकील ने कागजात पढ़े, रमाशंकर खुशी से 7वें आसमान पर पहुंच गया और वहीं वरुण इस बात से दुखी हो गया। अब तो सुन लिया ना आप लोगों ने, पिताजी ने सारी जमीन मेरे नाम कर दी है। मैं सब अच्छी तरह से जानता हूँ। पटवारी को पैसे खिलाकर तुमने सारी जमीन अपने नाम करवा ली। रमाशंकर ने अपनी बूढ़ी माँ और अपने छोटे भाई को घर से बेदखल कर दिया। अब विद्यावती और वरुण दर बदर भटकने लगे और अपने पिता के जमीन के छोटे से हिस्से में कुटिया बनाकर रहने लगे। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुझे संपत्ति नहीं दे पाई। सारी संपत्ति तेरे भाइयों ने छल कपट से ले ली। ये आप कैसी बात कर रही हैं माँ? आपका प्यार है ना मेरे पास, और आपके प्यार से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। एक दिन शाम के वक्त जब रमाशंकर अपने घर पर आया तो उसकी पत्नी क्रोधित होते हुए बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि पिताजी ने सारी जायदाद का वारिस आपको बनाया है। इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम्हारे सामने वकील साहब ने वसीयत के कागजात पढ़कर सुनाए थे।
अगर ऐसी बात है तो आपका छोटा भाई आपकी माँ के साथ जिस स्थान पर कुटिया बनाकर रह रहा है ना, वो जगह भी आपके पिताजी की ही थी और वसीयत के हिसाब से वो जगह के मालिक भी आप ही हुए ना। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब आपने अपनी माँ और भाई को जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है तो उन्हें आपकी जगह पर कुटिया बनाकर रहने का क्या अधिकार है? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। वैसे भी वरुण हमेशा मेरे खिलाफ माँ के कान भरता रहता था। उसे सही सबक सिखाने का अब समय आ गया है। मैं कल ही उन दोनों को वहाँ से भी निकाल दूंगा। अगले दिन रमाशंकर कुटिया के पास पहुंच गया। रमाशंकर की बूढ़ी माँ विद्यावती और उसका छोटा भाई वरुण खुश हो गए। मैं जानता हूँ मुझे देखकर तुम्हें यहाँ पर कोई खुशी नहीं हुई। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुमने भले ही मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया हो, लेकिन मत भूलो मैं एक माँ हूँ और तुम मेरी संतान हो। आज मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। वो सब छोड़िए माँ, मैं यहाँ पर तुम लोगों को ये बताने आया हूँ कि आज से तुम कुटिया को खाली कर दो, क्योंकि ये जगह पिताजी की थी और पिताजी ने सारी जायदाद का मालिक मुझे बनाया है, तो अब से ये जगह भी मेरी हुई। इतना कहकर रमाशंकर वहाँ से चला गया और विद्यावती अपने बेटे वरुण के साथ वहाँ से चली गई। माँ, भैया ने तो हमें यहाँ से भी निकाल दिया। हमारे पास तो रहने का कोई ठिकाना नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? चिंता मत कर बेटा, ईश्वर पर भरोसा रख। तुझे पता है, जब ईश्वर किसी को कुछ बहुत बड़ा देने वाला होता है ना, तब उसे इसी तरह से परीक्षा में डाल देता है। विद्यावती अपने बेटे वरुण के साथ गांव के ही करीब के जंगल की सीमा पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। झोपड़ी के आसपास का वातावरण बहुत ही स्वच्छ और हरा भरा था। माँ, कहीं हम दोनों यहाँ से भी ना निकाले जाएं। चिंता मत कर बेटा, जंगल किसी का नहीं होता। जब इंसान का इस संसार की मोह माया से मन भर चुका होता है तो वो जंगल की ही पनाह लेता है और ये जंगल सबको अपने अंदर समेट लेता है। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन अब आगे क्या? भैया ने तो सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है और मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। ईश्वर पर भरोसा रख बेटा, वो सब सही कर देगा। तू एक काम कर, तब तक कोई छोटा मोटा काम कर ले। मुझे विश्वास है ये बुरे दिन हमेशा नहीं रहेंगे। तुम सही कहती हो। मेरी उम्र भले ही 40 वर्ष हो, लेकिन मैं अभी भी स्वस्थ हूँ। कम से कम मजदूरी तो कर ही सकता हूँ। उस दिन के बाद वरुण मजदूरी करने लगा। रोज शाम को वो मजदूरी करके आता और कमाए हुए पैसों को अपनी माँ के हाथ में रख देता। कभी कभी तुझे मुझ पर बहुत ज्यादा क्रोध आता होगा ना कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया। इस उम्र में तुझे मजदूरी करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं सोचते माँ, मेरे जीवन में कभी भी दौलत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका प्यार है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन वरुण का मजदूरी करते हुए अचानक पैर फिसल गया और उसके शरीर पर बहुत सी चोटें आ गई। कुछ मजदूर उसे उसकी कुटिया तक छोड़कर चले गए। वरुण के पैर से खून बह रहा था। कुछ नहीं माँ, अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरे पैर से खून बहने लगा। बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। चिंता मत कर बेटा, सुबह तक तेरा ये पैर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर विद्यावती जंगलों के अंदर चली गई। दरअसल विद्यावती के पिताजी अपने समय के बहुत बड़े वैद्य थे। विद्यावती जब छोटी थी तभी विद्यावती ने जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ही अधिक जान लिया था। कुछ पत्ते विद्यावती वरुण के पास लेकर आ गई और उन्हें पीसकर वरुण की टांग पर मलने लगी। ये क्या है माँ? ये जड़ी बूटियों का लेप है बेटा। आपने जैसे ही इसे मेरी चोट की जगह पर लगाया, बहुत ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा कि दर्द छूमंतर हो गया हो। चिंता मत कर बेटा, सुबह तक तेरे पैर के जख्म का निशान भी गायब हो जाएगा। सुबह जब वरुण उठा तो वो देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका था।
माँ, मेरे पैर से तो चोट का निशान तक गायब हो गया है। ये काम तो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर सकते। आपने ये कैसे किया? आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का ज्ञान हजारों वर्ष पुराना है बेटा। इस ज्ञान को मैंने अपने पिता और दादाजी से सीखा था और ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, अब कहीं जाकर काम आया। माँ, आप तो जादुई डॉक्टर हैं। इस गांव में और आसपास के गांव में ना जाने कितने लोग डॉक्टर के पास जा जाकर तंग आ चुके हैं। आप तो यहाँ बैठे बैठे उनका इलाज कर सकती हैं। कर तो सकती हूँ बेटा, लेकिन डर लगता है कि कहीं मेरा किया हुआ इलाज असफल हो गया तो मेरे नाम से जुड़ा हुआ मेरे पिताजी का नाम भी बदनाम हो जाएगा। नहीं माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान इस संसार में बहुत कम लोगों के पास है। जब मुझे फायदा हुआ है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इलाज का फायदा और लोगों को भी जरूर मिलेगा। उस दिन के बाद वरुण ने सारे गांव में ऐलान कर दिया कि जिस मरीज को किसी डॉक्टर से फायदा ना मिल रहा हो वो उसकी माँ के पास आ सकता है। 3 दिन बाद एक दुबला पतला व्यक्ति विद्यावती के पास वरुण के साथ आया। मेरे पेट में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है माँ जी। मैंने शहर के बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, मगर सबने कहा कि तुम्हारा इलाज नामुमकिन है। तुम्हें अब जीवन भर सिर्फ दूध पीकर ही गुजारना है। अपना हाथ दिखाओ। विद्यावती उस व्यक्ति की नब्ज चेक करने लगी और रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां देती हूँ। तुम सुबह उस जड़ी बूटी को खाना और 3 दिन तक कुछ नहीं खाना। 3 दिन बाद तुम्हें बहुत तेज भूख लगेगी। उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो खा लेना। वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। 3 दिन बाद वही व्यक्ति वापस आकर विद्यावती से बोला, आपने जैसा कहा था माँ, मैंने वैसा ही किया। मैंने बरसों से देसी घी की पूरी और अरहर की दाल नहीं खाई थी। मैंने पेट भर कर खाई और मुझे कोई समस्या नहीं हुई। अब जाकर अपना डॉक्टर से टेस्ट करवाओ। आपके पास आने से पहले मैं डॉक्टर के पास ही गया था। ब्लड टेस्ट करने के बाद वो हैरत में पड़ गया। कहने लगा कि ये किसी भी हाल में मुमकिन नहीं। तुम्हारा इलाज किसने किया? तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। मैंने तो आपको बताया ही नहीं था कि मैं बहुत ही धनवान व्यक्ति हूँ। इतना कहकर उस व्यक्ति ने बहुत सारे पैसे विद्यावती के हाथ में पकड़ा दिए। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक महामारी फैल गई जिसका इलाज करना नामुमकिन हो गया। एक मरीज खांसता हुआ विद्यावती के पास आया। मुझे बचा लीजिए माई, सारे गांव में महामारी फैल चुकी है। डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। विद्यावती ने उस मरीज का इलाज करना शुरू कर दिया। वो मरीज स्वस्थ हो गया। कुछ ही दिनों में सारे गांव वाले विद्यावती के पास अपना इलाज करवाने आने लगे। विद्यावती के इलाज से सारा गांव स्वस्थ हो गया। सभी लोग अब विद्यावती को जादुई बुढ़िया डॉक्टर के नाम से जानने लगे। कुछ दिन बाद विद्यावती का बेटा रमाशंकर अपनी पत्नी और अपने 7 साल के बेटे टिंकू के साथ आया। टिंकू को देखकर विद्यावती खुश हो गई। कैसे हो मेरे बेटे टिंकू, तुम ठीक तो हो? मुझे आपकी बहुत याद आती थी दादी। मैं पापा से हमेशा कहता था कि मुझे दादी से मिलना है। आज पापा मुझे यहाँ पर लेकर आए। तुम्हारे पापा जरूर यहाँ पर किसी काम से आए होंगे बेटा। तभी विद्यावती ने देखा कि रमाशंकर की आंखों में आंसू थे। अपने बेटे की आंखों में आंसू देखकर विद्यावती का दिल तड़प उठा। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? मैं यहाँ पर अपने किए की क्षमा मांगने आया हूँ माँ। वरुण ने सही कहा था। मैंने पटवारी को पैसे देकर वरुण के हिस्से की जायदाद भी अपने नाम कर ली थी और मुझे उसकी सजा ईश्वर ने दी। मैं, मेरा बेटा और मेरी पत्नी भी महामारी की चपेट में आ गए हैं। चिंता मत कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप हम सबको जड़ी बूटियों से ठीक कर देंगी। उस दिन के बाद विद्यावती ने रमाशंकर और उसकी पत्नी और अपने पोते का इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों बाद डॉक्टर ने रमाशंकर को स्वस्थ करार दे दिया और वो सारा परिवार आपस में एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।
और ऐसे ही विद्यावती देश विदेश में चर्चित हो गई। देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर विद्यावती से जड़ी बूटियों की जानकारी लेने के लिए आने लगे। विद्यावती सभी को जड़ी बूटियों की जानकारी देने लगी और आयुर्वेद के फायदे बताने लगी।